हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे क्विकली आपका ऑडियो, आपका वीडियो ओके है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। एज यूजुअल हमारा ये कंबाइंड क्लास है, जीआईबी में पीपीबी के पेपर के लिए और सीआईबी में बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ के पेपर के लिए। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो यस, ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास में हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कर दिया है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्विकली दे कैन कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। तो कल हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन बाउंसिंग ऑफ चेक्स को लेकर के। तो बाउंसिंग ऑफ चेक्स को लेकर कुछ एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए थे, तो ये एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए थे। सो वेन एवर वी आर डिसऑनरिंग ए चेक, तो दैट विल बी डिसऑनर्ड इफ सम कंडीशंस आर नॉट मेट एंड वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर गिविंग रीजंस फॉर द डिसऑनर। और डिसऑनर के जो यूजुअल रीजंस हैं वो हमने ये सारे नोट किए थे। और उसके बाद हमने जो सीटीएस ग्रिड रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो रीजंस भी हमने नोट किए थे। तो दिस पार्ट वी हैड कंप्लीटेड यस्टरडे। तो अब हम इसके अगले पार्ट में शुरू करेंगे। लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स और एक्सीड्स अरेंजमेंट। तो इसमें सेक्शन 138 के प्रोविजंस क्या हैं वो नोट करेंगे। सो सेक्शन 138 के प्रोविजंस क्या हैं। सो ये प्रोविजन रिलेट करते हैं इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स या एक्सीड्स अरेंजमेंट को। If a check issued by a person to another person for discharging in whole or any part of debt or other liability is returned by the bank unpaid on account of insufficient funds in account or exceeds the agreement made with the bank, such person is deemed to have committed an offense and liable to be punished with imprisonment up to 2 years or with a fine up to twice the amount of check or with both if following conditions are satisfied। तो अब मैं इसको सेग्रीगेट करके एक एक पॉइंट आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं जिसको आप नोट कर सकेंगे। तो ये पैराग्राफ पूरे का पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने जो नोट करना है वो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के बाद बता रहा हूं। तो लेट अस इसका डायसेक्शन करें। सो अगर कोई पर्सन चेक इशू करता है किस पर्पस के लिए, तो पर्पस है टू डिस्चार्ज सम लायबिलिटी और सम डेट। तो पहला पार्ट तो ये नोट कर लेंगे आप कि अगर चेक डिसऑनर होता है और चेक इशू किस पर्पस के लिए किया गया है, टू डिस्चार्ज सम डेट और सम अदर लायबिलिटी। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन। सो चेक शुड बी इशूड to pay some debt, to discharge some debt, or to pay some other liability. To pay some other liability. Number 2, reasons for return, reasons for dishonor क्या होने चाहिए।
insufficient funds in the account. सो 40,000 का चेक है, अकाउंट के अंदर फंड्स हैं 36,000 के, तो इट इज इनसफिशिएंट फंड्स, तो इसके कारण हो। और सेकेंडली एक्सीड्स द अरेंजमेंट मेड बाय विद द बैंक। सो बैंक ने अरेंजमेंट किया है कि अगर चेक प्रेजेंट होता है तो हम आपको 50,000 का ओवरड्राफ्ट दे देंगे, लेकिन चेक आ जाता है 55,000 का, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया वो एक्सीड कर गया। सो देयर इज अरेंजमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। इन केस ऑफ नीड वी विल प्रोवाइड यू ओवरड्राफ्ट अप टू 50,000, बट चेक वैल्यू इज ₹55,000। तो इस केस में इट एक्सीड्स द अरेंजमेंट। सो अगर ये दो कंडीशंस हैं, सो कौन सी दो कंडीशन हुई? नंबर 1, चेक इशूड टू डेट टू डिस्चार्ज सम डेट और सम अदर लायबिलिटी। सेकेंडली, द रिटर्न इज बिकॉज ऑफ insufficient funds और exceeding the arrangement। तो इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड कि उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर लिया है, so he will be guilty of some offense under section 138। so he has committed some offense, और अगर वो ऑफेंस उसने कमिट किया है तो देन ही इज लायबल टू बी पनिश्ड, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। और दो तरह से ये पनिशमेंट हो सकता है, सो नोट कर लेंगे पनिशमेंट क्या है। So first, it could be imprisonment up to 2 years. It could be imprisonment up to 2 years. Second, it could be fine up to twice of the amount of check. Up to twice of amount of check. अगर ये 10,000 रुपीज का चेक है तो इसका पेमेंट तो करना ही होगा। इन एडिशन 20,000 तक का फाइन भी पे करना पड़ेगा, अप टू 20,000 फाइन। सो फाइन विल बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और इट कैन बी बोथ ऑल्सो, यानी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है। सो व्हाट विल बी द पोजीशन इन केस इफ इट इज ए गिफ्ट चेक और इट इज चेक फॉर डोनेशन। तो इन केसेस में बिकॉज इट इज नॉट टू डिस्चार्ज सम डेट और सम लायबिलिटी, तो इन केसेस में सेक्शन 138 इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो सेक्शन 138 के जो प्रोविजंस हैं, सो दीज विल नॉट अप्लाई इन दीज केसेस। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर सो फार। यहाँ तक हर चीज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है, नोट कर ली है, एंड देर इज नो क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाट आई अज्यूम। चलिए, अब ये कहता है कि इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंडीशन किसके लिए? कंडीशंस टू फाइल सूट, सूट फाइल करने की जो कंडीशंस हैं, यानी इम्प्रिजनमेंट की या फाइन की। सो नोट कर लेंगे। फर्स्ट, चेक इज प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड। चेक का जो प्रेजेंटेशन है वो विद इन वैलिडिटी पीरियड होना चाहिए, और जैसा कि हम जानते हैं सो चेक का वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम 3 मंथ्स है। So this validity period is maximum 3 months. बट अगर ड्रॉयर ने
वैलिडिटी पीरियड 1 मंथ रिस्ट्रिक्ट किया है, तो फिर इन केस ऑफ 3 मंथ्स it will be taken as 1 month. So if nothing is mentioned, the validity period will be assumed 3 months. If it has been reduced, तो वैलिडिटी विल बी ट्रीटेड एज द रिड्यूस्ड वैलिडिटी पीरियड। तो पहला है कि इसका प्रेजेंटेशन विद इन वैलिडिटी पीरियड में हो। दूसरा, so there is a demand for payment made by the holder within 30 days of return of the check. Demand for payment should be made by issuing a notice to the drawer. So अगर X पेई है और डी ड्रॉयर है, तो X विल सेंड नोटिस टू ड्रॉयर, और इसके लिए X के पास पीरियड कितना होगा? 30 डेज का पीरियड होगा, पीरियड ऑफ 30 डेज। The drawer fails to make the payment within 15 days from receipt of the notice. So drawer को जो नोटिस दिया जाएगा उसमें ड्रॉयर को मिलेंगे 15 days. So drawer will get only 15 days. Within these 15 days, drawer will have to make payment to avoid this punishment. और अगर पेमेंट नहीं किया जाता, drawer fails to make the payment within 15 days of receipt of the notice, then this action can be initiated. फिर ये एक्शन इनिशिएट हो जाएगा। So I hope everything is clear so far. यहाँ तक हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, और अगर क्लियर है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए। Yes, do it quickly so that I come to know that everything is clear to all of you. So स्माइलिंग आइकन पोस्ट कर देंगे सभी स्टूडेंट जो भी क्लास में हैं। कर दीजिए क्विकली कंफर्म बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। अब इसमें कई केस रेफरेंसेस भी हैं, यानी जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स। इसके बारे में कोर्ट्स की जजमेंट्स क्या क्या हैं उनका भी समरी में हम नोट कर लेंगे। सो मुझे कंफर्मेशन आपका स्माइलिंग आइकन सभी स्टूडेंट्स से अभी तक नहीं आया है, एंड आई वांट दैट ऑल ऑफ यू शुड ऐड दिस कंफर्मेशन क्विकली। सो सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली, कर दीजिए। सो केस रेफरेंस मींस कोर्ट्स के डिसीजंस क्या क्या हैं। तो पहला डिसीजन, जो क्रिमिनल लायबिलिटी है ये लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंट्स के ऊपर ट्रांसफर नहीं होती। सो इट मींस जो ड्रॉयर है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, लेकिन जो हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनकी केवल सिविल लायबिलिटी बनेगी। सो दिस वाज केस डिसाइडेड बाय भूपिंदर लिमा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो बेसिक इशू इज कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो ड्रॉयर की तो बनेगी, लीगल हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव की केवल सिविल लायबिलिटी बनेगी। देन सेकंड केस है जी वेंकटा रमनैया वर्सेस सिलाकोलू वेंकटावरलू। Offense is committed even if a check is returned on account of a closure of account. तो
इसका मतलब क्या है कि अगर अकाउंट क्लोज कर दिया जाए तो भी उसको सेक्शन 138 का इक्विवेलेंट माना जाएगा, बिकॉज सेक्शन 138 में केवल 2 इश्यूज रेज किए गए हैं, इनसफिशिएंट फंड्स का और दूसरा एक्सीड्स अरेंजमेंट का। यानी ये उसमें तीसरा रीजन ऐड हो जाएगा अगर अकाउंट को कस्टमर क्लोज कर देता है और उसके कारण चेक डिसऑनर हो जाता है। तीसरा इशू भद्रम वर्सेस सुनील कुमार। तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें जजमेंट क्या है? चेक कैन बी प्रेजेंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। Check can be presented any number of times during its validity. Let us say check is issued on 1st of February. तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी ऑन 30/4/23। ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट टाइम चेक को प्रेजेंट किया गया, चेक इज डिसऑनर्ड। फिर सेकेंड टाइम प्रेजेंट करवाया गया, अगेन चेक इज डिसऑनर्ड। फिर थर्ड टाइम प्रेजेंट करवाया गया तो अगेन इट इज डिसऑनर्ड। सो चेक हम प्रेजेंट कितने भी बार कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ वैलिडिटी। नो, a post-dated check is deemed to have been drawn on the date it bears and 6 months period for the purpose to be reckoned from that date. तो पोस्ट डेटेड चेक अगर डिलीवर किया जाता है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो उसकी डेट से शुरू मानी जाएगी। सो इन केस ऑफ पोस्ट डेटेड चेक it will be taken that check has been issued on the effective date. For example, 1st February 23 को चेक इश्यू किया गया और चेक के ऊपर डेट डाली गई 20th February। तो इसकी वैलिडिटी जो है इट विल बी विद रेफरेंस टू 20th February, नॉट विद रेफरेंस टू 1st February, बिकॉज पोस्ट डेटेड चेक इज डीम्ड टू हैव बीन ड्रॉन ऑन द डेट इट बियर्स। और जो उसका वैलिडिटी रहेगा, और इसमें एक बात हम और अंडरस्टैंड कर लें, आरबीआई का जो डायरेक्शन है वैलिडिटी को लेकर के वो 3 मंथ्स का है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के अंदर अभी भी इसको रिड्यूस नहीं किया गया है, वहाँ पे अभी भी ये 6 मंथ्स का ही पीरियड मेंशन किया हुआ है। इसीलिए इस जजमेंट में जो पीरियड है वो 6 मंथ्स बताया गया, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। सो आरबीआई इज 3 मंथ्स एंड सेक्शन 138 इट इज 6 मंथ्स। सो मैक्सिमम पीरियड प्रेजेंट करने का 6 मंथ्स है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज 3 मंथ्स बिकॉज 3 मंथ्स इज लेस देन 6 मंथ्स। नो, एक इशू इसके अंदर और है इसको लेकर के, सी को लेकर के, जिसके बारे में क्लैरिटी की जरूरत है। तो इसमें हमने नोट किया चेक कैन बी प्रेजेंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन अगर आपने चेक डिसऑनर हुआ और उसके बाद हमने 30 डेज का नोटिस इशू कर दिया टू द ड्रायर, तो उसके बाद हम चेक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी उसको दोबारा से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो जब तक हम ये 30 डेज का नोटिस इशू नहीं करते तब तक इट कैन बी प्रेजेंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स।
लेकिन एक बार हमने 30 डेज का नोटिस इशू कर दिया डिमांडिंग पेमेंट, तो उस केस में हम इसको फिर प्रेजेंट नहीं कर सकते। नाउ ऑफेंसेस बाय कंपनीज, अगर ये ऑफेंसेस कंपनीज करती हैं तो उस केस में क्या प्रोविजंस हैं? सो लेट अस से अगर एक्स का अकाउंट है तो लायबिलिटी एक्स की बनती है, लेकिन अगर ये अकाउंट XYZ लिमिटेड का है तो ये कंपनी बन गई, तो कंपनी एक लीगल पर्सन है। तो इस केस में क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, तो सेक्शन 141 इसके बारे में क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141, इफ पर्सन कमिटिंग ऑफेंस इज ए कंपनी, या कोई फर्म है या कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, देन एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच ऑफेंस एज वेल एज द कंपनी आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो उस केस में हर वो पर्सन जो ये चेक इश्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ कंपनी, यानी यहाँ पे दो तरह के लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एक वो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है इस चेक को इश्यू करने के लिए, और दूसरा कंपनी भी। सो दे विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। Once a cause of action has arisen, the limitation shall start. तो cause of action का मीनिंग क्या है? cause of action का मीनिंग है पेई ने 30 डेज का नोटिस दिया टू ड्रॉयर, ड्रॉयर को दिए गए 15 डेज पीरियड टू मेक द पेमेंट, एंड ड्रॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो इमीडिएटली cause of action shall arise. तो cause of action का मीनिंग है now payee has the right to file suit. So cause of action means now payee has got the final right to file the suit. तो सूट फाइल करने का उसको राइट मिल गया है, और यहीं से लिमिटेशन शुरू हो जाएगी। सो लिमिटेशन कितना है वो भी नोट कर लेंगे। सो लिमिटेशन पीरियड इज 30 डेज, 1 मंथ का लिमिटेशन पीरियड है टू फाइल द सूट। सो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इन केस ऑफ सेक्शन 138 से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं, सो व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड? सो लिमिटेशन पीरियड इज 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन की डेट से इट इज 1 मंथ पीरियड। बट कोर्ट कैन एंटरटेन द केसेस इवन आफ्टर दिस पीरियड इन जेन्युइन केसेस। ये कोर्ट को अथॉरिटी दिया है, कोर्ट कैन अलाउ फाइलिंग सूट इवन आफ्टर 30 डेज। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि चेक को बार बार प्रेजेंट करके हम कॉज ऑफ एक्शन बार बार अराइज नहीं करवा सकते। यानी एक बार अगर डिसऑनर हो गया और हमने नोटिस दे दिया 30 डेज का, तो फिर उसको दोबारा से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ये पार्ट उसी को रिलेट करता है। नाउ समरी ट्रायल बाय कोर्ट, ये प्रोविजन है सेक्शन 143 के। समरी ट्रायल ऑफ सेक्शन 143। सो समरी ट्रायल होता है शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसीजर। सो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दे कैन फॉलो द समरी ट्रायल, तो वो शॉर्ट प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। सो दे हैव पावर्स टू फॉलो शॉर्ट प्रोसीजर ताकि कोर्ट का टाइम बच सके। और अगर वो समरी ट्रायल को फॉलो करते हैं तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी? सो पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट का पीरियड, इट विल बी मैक्सिमम 1 ईयर।
किन केसेस के ऊपर? समरी ट्रायल के ऊपर शॉर्ट प्रोसीजर अगर फॉलो किया जाए। एंड फाइन कुड बी मैक्सिमम अप टू ₹5,000। तो नॉर्मल हमारा पनिशमेंट था इम्प्रिजनमेंट 2 years मैक्सिमम और फाइन ट्वाइस द अमाउंट। लेकिन अगर शॉर्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो उस केस में द imprisonment can be up to 1 year and fine will be up to ₹5,000। अब सम्मन्स कैसे भेजे जाएंगे? और द सम्मन्स विल बी सेंट। सम्मन होता है कोर्ट का नोटिस। तो सम्मन्स कैसे भेजे जाएंगे? So magistrate issuing summons to the accused or witness may direct a copy of the summons to be served by speed post और कोरियर सर्विस जिसको कोर्ट ने अप्रूव कर रखा हो। सो स्पीड पोस्ट इंडियन पोस्टल का है, इसमें कोई इशू नहीं। और कोरियर सर्विस ऑल्सो एज अप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशंस के कोर्ट ने जो कोरियर से अप्रूव कर रखे हैं। और लास्ट पार्ट, कोर्ट कहाँ लोकेटेड होना चाहिए? सो कोर्ट लोकेशन। सो कोर्ट लोकेशन में हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट सिचुएशन है डिपॉजिट ऑफ चेक फॉर कलेक्शन। दूसरी सिचुएशन है प्रेजेंटेशन फॉर कैश पेमेंट। इन दोनों सिचुएशन में कोर्ट का जो लोकेशन है वो डिफरेंट होगा। तो इसको ध्यान से हम नोट कर लेंगे कि कोर्ट का लोकेशन इन दोनों सिचुएशंस में क्या होगा। सो फर्स्ट सिचुएशन, कोर्ट लोकेशन विल बी विद रेफरेंस टू द बैंक ब्रांच वेयर पे इज मेंटेनिंग द अकाउंट। तो पे ने अकाउंट के अंदर पैसा जमा करवाया, तो यहां पे कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो होगा जो पे की ब्रांच का लिए जुरिस्डिक्शन है। और अगर उसको करवाया गया कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट, तो फिर उस केस में जो ड्रॉयर की ब्रांच है विद रेफरेंस टू दैट ब्रांच कोर्ट लोकेशन विल बी देयर। सो लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं क्विकली। सो ड्रॉयर की ब्रांच है दिल्ली, चेक कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करवाया पे ने अपनी ब्रांच जो मुंबई के अंदर है। तो अगर पे ने ये डिपॉजिट करवाया है तो फिर मुंबई कोर्ट एक्शन लेगा, और अगर ये कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया है पे ने तो फिर ये दिल्ली कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। तो जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट का है, सो दैट विल बी रेफरेंस टू द ब्रांच। कलेक्शन के केस में पे की ब्रांच देखनी है, कैश पेमेंट प्रेजेंटेशन के लिए हमने ड्रॉयर की ब्रांच देखनी है। तो वेल फ्रेंड्स, इसके साथ जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था एक्ट, तो उसका पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आई एम श्योर तो आज की क्लास का हर एक एस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो
नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने किसी भी तरह का कुछ भी कोई क्वेश्चन होगा आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं, वो भी अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं एंड देयर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। चलिए अब मैं वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।